लोकप्रिय ऊर्जा मंत्री, जिन्होंने सूबे में नए नवाचार कर विद्युत महकमे को काफ़ी सुधारा है। कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय में विद्युत महकमे की इतनी भीषण व्यवस्था बिगड़ गई थी कि लोगों को घंटों घंटों बिजली का कट ऑफ मिलता था। अन्नदाता अपने खेतों में पानी नहीं दे पाता था और भीषण बिजली की समस्या थी। लेकिन जब से ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है, उसी दिन से उन्होंने शपथ ले ली है कि अन्नदाताओं को पूर्ण रूप से बिजली दिलाऊंगा और सूबे की जनता को गर्मी में बिजली की कटौती से निजात दिलाऊंगा। और उन्होंने कई नवाचार भी किए हैं। सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान सूबा सूर्य ऊर्जा में तीसरे नंबर पर आ गया। क्या कहना है सर आपके अल्प समय के 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जो आपने नए नवाचार कर सूबे में कोटा की माटी को गौरवान्वित किया है, और ऐसा ऊर्जा मंत्री ऊर्जावान जिसने काफ़ी नाम कमाया है इस सूबे में और नए नवाचार किए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में? क्योंकि जब से हमने ये लगभग हमें 1.5 साल के करीब हुआ है राजस्थान में सरकार को जब से संभाला, तब से बिजली की स्थितियाँ विकट थी। चाहे वो कोयले की कमी की वजह से हो, हमारे उत्पादन के संयंत्र थे वो पूरी क्षमता के साथ नहीं चल पाते थे। हमने सरकार में आती हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिंता व्यक्त की और मुख्यमंत्री जी के साथ हम दिल्ली गए। दिल्ली में वहाँ से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी जोशी थे, कोयला मंत्री, उनसे मिले और वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी की मैं स्वयं भी वहाँ छत्तीसगढ़ जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। ये सब के बाद हमें निरंतर कोयले की कमी के बारे में हमारे कोल मंत्री ने आश्वस्त किया कि राजस्थान को कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। उनके सहयोग से आज हमारे पास तीनों महीने चल गई, कोयले की कमी नहीं है। राजस्थान में लगभग 23 दिन का कोयला हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे स्टॉक है। आज इस गर्मी को देखते हुए हमने जब बीच में हमारे संयंत्रों का मरम्मत करके उनको सिट डाउन दे करके ठीक किया तो हमारा उत्पादन भी बढ़ा है और जिसकी वजह से लगभग पिछले गर्मी के मुकाबले हमारे पास लगभग 2,500 से 3,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली अभी उपलब्ध है और वो हमें इस गर्मी में देने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि कोई कमी इस बार की गर्मी में नहीं होगी। और जहाँ तक किसानों के बारे में आपने कहा है, किसानों के लिए हमने इस बार की रबी की फसल के लिए जो सहूलियत दी है, लगभग 6 घंटे निरंतर निर्बाध बिजली मिली है। अगर कहीं व्यवधान हुआ है तो उसके लिए वहाँ पर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जो बिजली उपलब्ध थी, लेकिन इस वजह से वहाँ 4-4 ब्लॉक में बिजली देनी पड़ी क्योंकि वहाँ के जीएसएस की क्षमता नहीं थी या प्रसारण तंत्र का समय पर वहाँ अकोमोडेशन नहीं हुआ था, नए तंत्र का विकसित नहीं हुआ था। कि कांग्रेस के शासन में पिछले 5 सालों में न नए कोई प्रसारण तंत्र के जीएसएस बनाए इन्होंने, न कोई हमारे वितरण तंत्र के जीएसएस बनाए, जिसकी वजह से हमारी क्षमताएं लगभग पूरी हो चुकी थी और लाइटें समय पर नहीं मिल पा रही थी। आज हमने इस थोड़े ही समय में लगभग उन क्षमताओं को विकसित किया है। नए जीएसएस अभी विकसित कर रहे हैं हम और आने वाले समय में राजस्थान में लगभग प्रसारण तंत्र के निकट भविष्य में 200 नए जीएसएस हम बनाएंगे, जिससे कि यहाँ के प्रसारण तंत्र का सुदृढ़ीकरण होगा। और इसी तरह से हर किसान के लिए दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देने के लिए वहाँ 2 ब्लॉक के हिसाब से जीएसएस हम विकसित कर रहे हैं 33/11 kV के, जिसका काम चालू है और वो लगातार हम आने वाले 2027 से पहले मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है कि हम 2027 से पहले किसान को दिन में बिजली देंगे, उस घोषणा को हम निश्चित पूरा करेंगे। गहलोत सरकार ने जीएसएस कंपनी जिसको ठेका दिया था उसने काफ़ी घोटाले किए। जैसे ही आपने उस ओर ध्यान दिया, उनको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भजनलाल सरकार करने जा रही है आपके नेतृत्व में। क्या कहना है उसके बारे में? देखिए, उसकी जांच हुई थी, शिकायतें आई थी, शिकायत जांच हुई तो जांच कमेटी ने उनको दोषी पाया गया और लगभग 100% से ज़्यादा की दरों पर वो ठेके दिए गए। इसको दोषी को चार्जशीट दी गई है और उस दोषी कॉन्ट्रैक्टर को बल्कि
टर्मिनेट कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई एसीबी में केस कराया गया है। ये सब कार्रवाइयाँ हमारी सरकार की वजह से जीरो टॉलरेंस पर जो हमारा उद्देश्य है बजरलाल जी सरकार का कि हम जीरो टॉलरेंस पे चलेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, तो उसी कड़ी में सब बिजली विभाग में इस तरह का घोटाला हुआ है, उस पर लगाम लगाने के लिए हमने उस पर कार्रवाई की है। और निश्चित रूप से इस तरह के और भी घोटाले आएंगे तो उस पर सामने आएंगी तो उसकी परतें खुलेगी और उन पर निश्चित कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल जी के सपने को, बजट को आप अंश के हिसाब से जब से बजट में घोषणा हुई है, आपकी विधानसभा के हर ग्रास रूट पर, हर पंचायत पर, हर पर जाकर जनता को बजट के बारे में भी बता रहे हैं और उसको धरातल पे भी उतार रहे हैं। करोड़ों रुपए की आपने रोडों का जाल बिछा दिया है, करोड़ों रुपए लगाकर जल की जो आपके क्षेत्र में बड़ी भारी समस्या थी उसका निदान कर दिया है। और सांगोद में बाढ़ आया करती थी जो कि भीषण समस्या थी, उसका भी आपने निदान कर दिया। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हमारे भजनलाल जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी को जो भी समस्याएं हम बताई हैं, हर समस्या के लिए उन्होंने बजट देने में कोई कोताही नहीं बरती। चाहे वो सड़कों के बारे में ले लो आप, PWD के हमारे पास पर्याप्त सड़कों को उन्होंने बजट दिया है जिसकी स्वीकृतियाँ हुई है और वो धरातल पर उतरेगी ताकि किसानों को अपने खेत तक जाने के रास्ते की सुगमता के साथ पहुँच संभव हो पाएगी। और इसी तरह से हमने जब प्रयास किया तो लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र में 100 से ज़्यादा तालाबों का हमने अटल भूजल योजना के तहत सुदृढ़ीकरण करके उन तालाबों को उनमें पर्याप्त पानी रहे, उनकी सुदृढ़ीकरण हो, सौंदर्यकरण हो, घाट बने ताकि वहाँ पर आने वाले लोग वहाँ स्नान करके और उसका उपयोग कर सके। ऐसे 100 से ज़्यादा तालाबों का हमने जीर्णोद्धार किया है। और इसी के साथ साथ जहाँ बाढ़ आती थी वहाँ पर डाइवर्जन चैनल का स्वीकृति हुई है, वहाँ डाइवर्जन चैनल बनेंगे। एक और हमारा वहाँ पर भी जब बाढ़ के समय पानी जल भराव होता है खेतों में तो उसके लिए भी अभी DPR बनाने के लिए बजट स्वीकृत हुआ है, उसके माध्यम से वहाँ भी DPR तैयार होगी, उसका भी बजट आएगा। और सिंचाई के हमारे जितने भी, चाहे हरिशन सागर हो, चाहे वो हमारा सावन भादो हो, सब में पर्याप्त बजट दे के नहरी तंत्र को सुदृढ़ीकरण करके वहाँ उसको हमने मजबूत करने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। कोई बजट की कमी नहीं छोड़ रही है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे वो CSR के माध्यम से भी हम इसको काम कर रहे हैं। हमारे स्कूलों को मजबूत करने के लिए, स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे वहाँ के रखरखाव के लिए कमरे बने, इन सब के ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि बच्चों को भी सही मायने में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। आपका मेन उद्देश्य है और मोटो है कि आपके विधानसभा क्षेत्र के, जिले के और प्रदेश के नौनिहाल बच्चों को, छात्र छात्राओं को क्रीड़ा के क्षेत्र में सबसे उन्नत और सबसे अग्रणी रूप में उनको तराश कर पहुंचाया जाए। उसके बारे में क्या ख्याल है? आप कभी एक टूर्नामेंट भी कराने जा रहे हैं? नहीं, हम बच्चों को एक कैसे उनको वहाँ उनके खेल के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए, इसके लिए एक अभियान चला रहे हैं। उस अभियान के माध्यम से वहाँ हमारे एक ऐसे लोग जो कि इस खेल के क्षेत्र में नामी गिरामी हैं, वो वहाँ जा कर के बच्चों को मोटिवेट करें, उनमें खेल की भावना पैदा करें, फिर उनका उनमें से छटनी करके और जिनमें नेचुरल जिनमें एक क्षमता है ऐसे बच्चों को छांटनी करके उनको एक कैंप लगाएं और कैंपों में उनको खेल के प्रति रुचि जागृत हो और फिर उनको कंपटीशन की भावना उत्पन्न करके कुछ उनको आगे बढ़ाया जाए। और इस तरह से उनको फिर खेल के लिए जयपुर ले जा करके वहाँ उनकी ट्रेनिंग की जाए और वहाँ भी उनका सिलेक्शन हो ताकि वहाँ के वो उस हमारे खेल के लिए एक जो इंस्टीट्यूट है उनमें जा कर के वो उनकी एडमिशन कराएं ताकि खेल के प्रति आजकल बच्चियां हैं वो अगर अच्छी स्पिरिट है गांव में नेचुरली उनमें मतलब जो है, तो अगर वो थोड़ा भी मेहनत कर लेती है तो कोई सिपाही बन जाती है, कोई क्या बन जाती है, पुलिस की क्या सैनिक बलों की कई ऐसी संभावनाएं जहाँ पर भर्तियाँ होती हैं बच्चियों के लिए एक अलग से वहाँ निर्धारित है। तो उनको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मौके मिल सके। आखिरी प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नए नवाचार किए हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 पेश किया है जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। इसके बाद क्या कहना है? देखिए, वक्फ बोर्ड का संपत्ति
जिस तरह से उन कब्जा करके दुरुपयोग कर रहे थे, उन पर कॉलोनियाँ काट देते थे, वहाँ के जो गरीब और जो वंचित मुस्लिम समाज है उसको कुछ नहीं मिल पाता था, इसलिए ये वक्फ बिल लाना आवश्यक था ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। और इस सुरक्षा के उस पर जो लोग कब्जा किए बैठे थे और जो उससे प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, ऐसे प्रॉपर्टी के ठेकेदारों पर लगाम लगेगी। और जो वास्तव में गरीब मुस्लिम समुदाय है जिसको वंचित रखा गया है बरसों से, उसका संरक्षण भी होगा, उसको संरक्षण भी मिलेगा। ये बिल बहुत आवश्यक था और हमने इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया है कि कैसे कैसे लोगों ने कब्जे करके वहाँ पर अपनी संपत्तियाँ अर्जित कर ली, कॉलोनियाँ बना दी और मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। उन मुस्लिमों में ऐसी भावना पैदा करके और अलगाव की भावना पैदा करके उनको केवल बरगलाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि उन संपत्तियों का दुरुपयोग करके और कई लोग उन पर जम करके और उनको बैठे हुए हैं, उनसे अपना स्वयं का मसूबा। इस को लेकर हाल ही में आपकी पार्टी के प्रभारी राधा मोहन जी ने एक सेमिनार किए, घर घर इस बिल की विशेषता प्रधानमंत्री वक्फ बोर्ड की बताने के लिए। इस बिल से अल्पसंख्यक भाइयों को इतने फायदे हैं और जो अल्पसंख्यक के नाम भूमाफिया बनकर जमीनों पर कर रहे थे, उसका अभियान चलाएंगे। अभियान चलाएंगे, शोक कर रहे हैं, उनकी जानकारियाँ दे रहे हैं लोगों को कि वक्फ बोर्ड क्या क्या अनियमितताएं थी, उनकी जानकारियाँ दे रहे हैं। इस बिल के आने से क्या क्या उनको फायदे होंगे उसकी जानकारियाँ दे रहे हैं। आम मुस्लिम समुदाय के लिए ये बिल आवश्यक था, उसके हित के लिए लाया गया है, जबकि इसको कांग्रेस केवल बरगला है और उनको एक झूठा एक डर पैदा करके अपना बनाना चाहती है। अब वो समय गया जब निश्चित रूप से आज सब लोग समझदार हो गए हैं, मीडिया के माध्यम से ले लो या फिर आज के युग में जो सोशल मीडिया के माध्यम से ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रिंट मीडिया के माध्यम से ले लो, सब जानकारी देते हैं। हम इस तरह से जन जागरण चलाएंगे कि लोगों में जो भ्रांतियाँ फैला रही है तो दूर किया जाए, वास्तविकता से रूबरू करवाने के लिए हम एक जन जागरण चलाएंगे ताकि आम मुस्लिम को होने वाले नुकसान से बचा करके वास्तविकता से अवगत कराया जा सके। ईडी का जबरदस्त तरीके का कांग्रेस मचा रही है। हाल ही में नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर चार्जशीट पेश की गई है ईडी द्वारा और कांग्रेस सड़कों पर आकर क्या डराना चाहती है ईडी को कि भ्रष्ट लोगों का संरक्षण दिया जाए और उन्होंने अपराध किए हैं, जिन्होंने गरीब कांग्रेस के एक एक रुपये को करोड़ों रुपए हजम कर लिए हैं, इसका क्या कहना? देखिए वो केस ईडी का जो भी है, इनके जो भी आकाओं पर चल रहा है और जिस तरह से ईडी अपनी कार्रवाई करती है, कोई भी उनके संज्ञान में आता है, शिकायत होती है, जांच होती है, जांच के बाद जब उसका इन्वेस्टिगेशन चलता है वहाँ आवश्यकता होती है, अगर फैक्ट है तो मारे जाते हैं और कार्रवाइयाँ होती है। जब में के खिलाफ कोई मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसकी चार्जशीट भी मिलती है, उसकी गिरफ्तारियाँ भी होती है, जाँच की प्रक्रिया उसके तहत हर तरह से चाहे अपराधी किसी तरह का उसके खिलाफ कार्रवाई करना, हर एजेंसी का एक अलग अपना बना की कार्रवाई करने का तरीका है। ये सब आज कांग्रेस में राजनीतिक व्यवस्था करने की बात करती, जबकि अपने सरकार होते हुए उस इस तरह की कार्रवाई होती थी, तब उनको पता नहीं कि तब क्या होता था। तो निश्चित रूप से ये कार्रवाइयाँ आज भ्रष्टाचार को लगाने के लिए हो रही है। आज उनमें इतने भ्रष्टाचार उजागर होते थे जब 10 साल के मोदी का शासन रहा, भ्रष्टाचार की रोज नई नई परतें खुल करके और सामने आती थी। आज 14 साल से किसी तरह की कोई 2014 से आज तक मोदी नेतृत्व में कोई आग नहीं लगा सकता। इस सरकार चलाने का मोदी तरीका बेला चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर भ्रष्टाचारी है और उसके खिलाफ कोई तथ्य मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना।